बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है द थिंग्स दे कैरिड बाय टिमो ब्रेन। टिमो ब्रेन का लिखा हुआ ये एक स्टोरी कलेक्शन है जिसके अंदर 22 स्टोरीज़ हैं और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। लेकिन हम पिछले लेक्चर के अंदर इसको कवर नहीं कर पाए थे, इस वजह से हम इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कुछ स्टोरीज़ को डिस्कस करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है एनिमीज़, डेव जेंसन और ली स्ट्रॉन्ग। साथ है मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं ये सारी सोल्जर्स की स्टोरीज़ हैं और जो टीमो ब्रेन लिख रहे हैं और टीमो ब्रेन बता रहे हैं वो कुछ जो चीज़ें उनको याद आ रही हैं वो सारी चीज़ें वो अपनी स्टोरी के अंदर बता रहे हैं। एनिमीज़ की स्टोरी वो बताते हैं और वो कहते हैं कि डेव जेंसन और ली स्ट्रॉन्ग के दरमियान चोरी होने पर शदीद झगड़ा हो जाता है। एक नाइफ़ होती है जो चोरी हो जाती है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, जिसमें जेनसन जो है वो स्ट्रंग की नाक को तोड़ देता है। स्ट्रंग चंद दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहता है, उसके बाद जब वो वापस आता है लेकिन जेनसन को वहम हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो परेशान होता है इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे मार डाले। लेकिन जेनसन जो है खौफ की वजह से 1 हफ्ते के लिए खुद को सबसे अलग कर लेता है, वहाँ से भाग जाता है और फिर डिप्रेशन में आकर वो हवा में फायरिंग करने लगता है। जब तक उसकी गोलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, फायरिंग करता रहता है और आखिरकार वो अपनी पिस्टल से अपनी नाक तोड़ देता है और स्ट्रंग से पूछता है कि क्या अब वो दोनों बराबर हैं? तो स्ट्रंग जवाब देता है कि जी हाँ, अब दोनों बराबर हैं। अब जो स्टोरी हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स की स्टोरी। ये स्टोरी डेव जेंसन और ली स्ट्रंग की ही है, लेकिन इसके अंदर टिमो ब्रेन बताते हैं कि पहले वो दुश्मन बने हुए थे लेकिन इसके अंदर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। झगड़े के बाद डेव जॉनसन और ली स्ट्रॉन्ग जो हैं वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और हर काम मिलकर करने लगते हैं और वो एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं कि अगर उनमें से कोई जंग में इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए कि उम्र भर के लिए माजूर हो जाए तो दूसरा उसे मार डालेगा ताकि वो अजियत भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। कुछ हफ्तों बाद ऐसा ही होता है, स्ट्रंग जंग में शदीद ज़ख्मी हो जाता है और इसकी दाईं टांग का ज़्यादा हिस्सा उड़ जाता है। जब तक मेडिक हेलीकॉप्टर आता है, स्ट्रंग थोड़ा थोड़ा बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन वो बार बार जैनसन से मिन्नत समाजत कर रहा होता है और ये कह रहा होता है कि प्लीज़ वो मुझे ना मारे। तो उस वक्त जो जैनसन है वो उसको इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। स्ट्रंग हेलीकॉप्टर में ही मर जाता है और जैनसन पुरसकून और हल्का महसूस करता है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। उसके बाद है हाउ टू टेल अ ट्रू वॉर स्टोरी। अब इसके अंदर टिमो ब्रेन क्या कहते हैं? टिमो ब्रेन कहते हैं, वो लिखते हैं कि सच्ची जंग की कहानियों में कोई भी मोरल नहीं होता, वो अक्सर मुकम्मल तौर पर सच नहीं होती और अगर कोई स्टोरी वाकई सच हो तो आप उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि लोग कहानी सुनकर किस किस्म के सवालात करते हैं। और टिमो ब्रेन जो है रेड काइली के रिएक्शन को कर्ट लेमन की मौत पर एज अ एग्जाम्पल बयान करते हैं और मिचेल सैंडर्स की कहानी सुनाता है जिसमें एक प्लेटून के सिपाहियों ने ऐसी आवाज़ें सुनने का दावा किया था जो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। जब टिमो ब्रायन कट की मौत की कहानी सुनाता है तो अक्सर बड़ी उम्र की जो औरतें हैं वो उसे खौफनाक कहती हैं और टिमो ब्रायन कहता है कि उनके इस तरह से कहने पर ना उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये स्टोरी बार बार सुनानी चाहिए, तो वो इसको बार बार सुनाता है और इनमें कुछ चीज़ें ऑप्टिमम प्राइम क्या सोचता है, वो सोचता है कि इसके ऊपर जब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए ताकि ये और ज़्यादा अच्छी बने और ज़्यादा ये लोगों को पसंद आए, ताकि ये मज़ीद सच महसूस होने लगे। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है द डेंटिस्ट। कर्ट लेमन एक सोल्जर है जिसे टिमो ब्रेन ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा मर्दानगी दिखाने की कोशिश करता है। इस स्टोरी में बयान किया गया कि कर्ट लेमन को जंग में हिस्सा लेना पसंद था और वो ख़तरनाक हरकतों के लिए बहुत मशहूर था। वो आर्मी के डेंटिस्ट डॉक्टर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता था जिसके पास हर सिपाही को जाना पड़ता। जब डॉक्टर ने उसे टच किया तो वो बेहोश हो गया। होश में आने के बाद वो सारा दिन खुद को कोसता रहा और रात में लेमन ने दांतों के डॉक्टर को जगाया और उसे मजबूर किया कि आप मेरा हेल्दी दांत जो है ना उसको निकाल दें ताकि वो अपनी बहादुरी को साबित कर सके। मतलब ये कि वो हमेशा अपनी बहादुरी को ही साबित करने की कोशिश करता था और उल्टी सीधी हरकतें भी करता रहता था। इस वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते थे। अब हम जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वीट हार्ट ऑफ द सॉन्ग। टिमो ग्रीन की ये जो स्टोरी है ये उन्होंने खुद नहीं लिखी बल्कि रेड कायली ने उसको सुनाई थी और उसके सुनाने पर उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। वो बताते हैं कि जब वो एक दूर दराज के इलाके में ड्यूटी पर था तो वहाँ इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि एक सिपाही
मार्ट फॉसी नाम का एक सिपाही था। वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आ जाता है, जिसका नाम होता है मैरी एनबेल। उसको छुपकर जब वहाँ पर लेके आता है, तो जैसा उसने प्लान बनाया होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पर। हालात कुछ डिफरेंट होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा जंग से मुतासिर हो जाती है, और वो फोसी को छोड़कर जंग में शामिल हो जाती है और वो भी वहाँ पर लड़ने लगती है। तो नेक्स्ट स्टोरी है स्टॉकिन्स की। हेनरी डॉकिंस जो कि एक नरम दिल और प्यारा इंसान है। अब ये क्या करता है, ये जब भी किसी मिशन पर जाने लगता है तो ये अपनी गर्लफ्रेंड की सॉक्स इसने अपने पास रखी हुई हैं और उनको वो अपने गले के अंदर डाल लेता है। और ये एक अजीब तरह का उसने एक रस्म बना रखा है, एक उसने अपना तरीका बनाया हुआ है कि उसको अपने गले में डालता है, तो फिर वो किसी भी मिशन पर जाता है। उसको लगता है कि ये उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हैं। शुरू में बहुत सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो हमेशा से ऐसा ही करता आ रहा है। लेकिन फिर जो प्लेटून के सिपाही हैं, इन सॉक्स की पावर पर यकीन करने लग जाते हैं, क्योंकि डॉबिन्स कभी भी जंग में ज़ख्मी नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी मुश्किल हालात हों, तो वो कभी भी उसको कोई ज़ख्म या चोट नहीं आती। यहाँ तक कि उस वक़्त भी नहीं जब वो खुली फायरिंग में खड़ा होता है। और उन सब लोगों को इस बात पर भी यकीन आ जाता है, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि एक बारूद वाली सुरंग पर वो कदम रख देता है, उसके ऊपर वो पाँव रख देता है, लेकिन वो फिर भी फटती ही नहीं है। तब भी वो जो सॉक्स हैं वो अपने गले के अंदर वो उसको डाल के रखता है और वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जादू अब भी मौजूद है। असल में वो इन सॉक्स को जादुई सॉक्स समझता है और वो हमेशा इसको अपने गले में लटका कर रखता है। जब भी वो किसी मिशन पे जाता है तो उसको अपनी हिफाजत के लिए साथ लेकर जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है चर्च की। तो इसके अंदर क्या है, टीमो प्रीन कहती है कि प्लेटून जो है, जो सिपाही हैं, वो क्या करते हैं, वो 1 हफ्ते के लिए एक चर्च के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। उस चर्च को वो अपना ऑपरेशनल बेस बना लेते हैं, जहाँ पर 2 मंक्स रहते हैं। मंक्स एक किस्म के राहिब को कहा जाता है, उर्दू में इसको राहिब कहते हैं। और ये जो मंक्स हैं, ये सिपाहियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर वो हेनरी डॉबिन्स को। और जो हेनरी डॉबिन है वो कायोवा से कहता है कि जंग के बाद वो शायद मंक ही बन जाएगा, लेकिन बाद में वो अपना इरादा बदल लेता है और वो कहता है कि वो कभी भी पादरी नहीं बन सकता, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत के मुश्किल सवालों के जवाब नहीं दे सकता। कायोवा जो हर वक्त अपने साथ एक नया टेस्टमेंट लेके फिरता है, वो महसूस करता है कि एक इबादतगाह को जंग के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें इसको ऑपरेशनल बेस नहीं बनाना चाहिए। तो हेनरी डॉकिंस जो है वो भी इस बात से एग्री करता है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है द मैन आई किल्ड। और अब जो ये स्टोरी है, ये टिमो ब्रीन के उस वाक़ये की यादों के गिर्द घूमती है, जब उसने एक रास्ते पर मौजूद एक मुसल्लह नौजवान को बॉम्ब फेंककर मार डाला था। और टिमो ब्रीन बार-बार इस नौजवान की लाश को याद करता है और उसके बारे में एक फ़र्ज़ी कहानी बनाता है, जिसमें वो एक मैथमेटिशियन, स्कॉलर और ट्रिफिड सोल्जर के तौर पर नज़र आता है। कायोवा मुसलसल टिमो ब्रीन से कहता है कि वो लाश को घूरना बंद कर दे और उससे बात करे, लेकिन जो टिमो ब्रीन है वो लाश को भूल नहीं पाता। तो ये स्टोरी ख़त्म हुई। उसके बाद है एम्बुश की स्टोरी। एम्बुश जो है, इस स्टोरी के अंदर अ, टिमो ब्रीन जो है, टिमो ब्रीन की एक बेटी है जिसका नाम है कैथलीन। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने कभी किसी शख्स को मारा है। टिमो ब्राइन क्या करते हैं, टिमो ब्राइन झूठ बोलते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने किसी शख्स को नहीं मारा। फिर वो उसके बाद वो फिर बालिग कैथरीन को मुखातिब करते हुए बताने का वादा करता है और वो मैगी के बाहर उस नौजवान की तस्वीर को याद करता है जिस पर उसने ग्रेनेड फेंका था। और ये वाक़या आज भी उसको बेचैन करके रखता है और हर वक्त वो इसी परेशानी में मुब्तला रहता है और बहुत डिप्रेस्ड रहता है। लेकिन अपनी यादों में वो तसव्वुर करता है कि वो नौजवान ज़िंदा बच जाता है और रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हुई। इसके बाद है स्टाइल। तो इस स्टोरी के अंदर टीमो ब्रेन बताते हैं कि एक नौजवान लड़की है, एक वियतनामी लड़की है, जो अपने जले हुए गाँव के खंडरात के अंदर खामोशी से रक़्स करती है, यानी डांस कर रही होती है। और जो आज़र है, ये भी एक सिपाही है जो बार-बार पूछता है कि वो क्यों डांस कर रही है। और सोल्जर्स को उसके घर की जगह पर उसकी फैमिली की कई लाशें मिलती हैं, लेकिन वो फिर भी डांस करती रहती है, रक़्स करती रहती है। वो बिल्कुल भी नहीं रुकती।
बाद में जब सिपाही गाँव छोड़ देते हैं तो आज़र उस लड़की का मज़ाक उड़ाने लगता है, बिल्कुल उसी तरह उसको उसके साथ नाचना शुरू कर देता है। इतने में हेनरी डॉबिन्स वहाँ पे पहुँच जाता है। हेनरी डॉबिन्स जो है उसे उठाकर एक कुएँ के ऊपर लटका देता है और उसको ये धमकी देता है कि आज़र अगर तुम पास ना आए तो मैं इस कुएँ के अंदर तुम्हें गिरा दूँगा। इसके बाद जो स्टोरी है वो है स्पीकिंग ऑफ कवरेज। तो इस स्टोरी के अंदर क्या बताया है टिमो ब्रेन कहते हैं कि नॉर्मन वॉकर के गिर्द ये स्टोरी घूमती है जो जंग के बाद अमेरिका वापस आता है और 4 जुलाई के दिन अपने शहर की झील के गिर्द गाड़ी में चक्कर लगाता है। वो इस रात को याद करता है जब कायोवा मारा गया था और उसको याद आता है कि उसने कायोवा के शूज़ देखे थे और उसे खींचने की कोशिश भी की थी, लेकिन कायोवा दलदल में बुरी तरह फंस चुका था, इसलिए वो भाग जाता है। और वॉकर सोचता है कि अगर वो कायोवा को बचा लेता तो शायद उसे सिल्वर स्टार मिलता और कायोवा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता। और उसे लगता है कि उसके पास फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई भी नहीं बचा जिससे वो अपने दिल की कोई बात कह सके। वो एक बुज़दिल है। फिर वो अपने ज़हन में भी देखता है उसके फादर उसे दिलासा दे रहे होते हैं और उसके जीते हुए जो मेडल्स हैं, जो उसके प्राइजेस हैं, वो सारे उसको दिखा रहे होते हैं और उसको दिलासा देते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। आखिर में बॉकर झील में उतर कर पानी में खड़ा हो जाता है और आतिशबाजी देखता है। इसके बाद जो स्टोरी है वो है नोट्स। ये स्टोरी स्पीकिंग ऑफ कवरेज का बैकग्राउंड बयान करती है। टीमो ब्रेन बताता है कि स्टोरी नॉर्मन पॉकर के भेजे के 17 पेजेस का एक लेटर है। उससे इम्प्रेस होकर मैंने ये स्टोरी लिखी है, जिसमें बॉकर ने टिमो ब्रेन से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक ऐसी कहानी लिखे जो उस जैसे शख्स के बारे में हो जो जंग के बाद अंदर से मर चुका हो, मतलब वो उसका दिल मुर्दा हो चुका हो। टिमो ब्रेन को इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसने स्पीकिंग ऑफ कवरेज लिखी, लेकिन जब उसने इसको बॉकर को भेजा तो वो खुद इस स्टोरी से मुतमईन नहीं था। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने नॉवल में फ़िट करने के लिए उसको तब्दील कर दिया था, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे। बाउकर को भी ये स्टोरी पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें वो सच्चाई नहीं थी जो वियतनाम वार में कायोवा के साथ हुई थी। टिमो ब्रेन उम्मीद करता है इस कहानी से इसकी कायोवा को बचाने में नाकामी और बाउकर की हिम्मत दोनों वाज़ह हो जाएंगी। इसके बाद जो स्टोरी है वो है इन द फील्ड। ये स्टोरी इस वाक़ये को बयान करती है जब सोल्जर्स दलदल में दबे हुए कायोवा की लाश तलाश कर रहे थे, जिसे दुश्मन की मार्टर शेलिंग ने मार दिया था। लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस जो खुद को इस वाक़ये का ज़िम्मेदार समझता था और कायोवा के फादर को लेटर लिखने का इरादा करता है। यंग सोल्जर टिमो ब्रेन जो ये सोचता है कि उसकी छोटी सी गलती अंधेरे में टॉर्च जलाकर कायोवा को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाना कायोवा की मौत की वजह बनी। बाकी सोल्जर्स जो आखिरकार कायोवा की लाश को दलदल से निकालने में कामयाब। इसके बाद जो स्टोरी है वो है गुड फार्म। गुड फार्म के अंदर टिमो ब्रायन इस चैप्टर में कहानी में सच्चाई के कॉन्सेप्ट के साथ खेलता है और बताता है कि कहानी में मुख्तलिफ़ किस्म के सच होते हैं, ख़ास तौर पर वार स्टोरीज़ के अंदर। वो कहते हैं कि कहानी का सच और हकीकत का सच एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। वो दावा करता है कि अगर वो कहे कि उसने मीखे के बाहर एक नौजवान को मारा था तो ये भी झूठ नहीं होगा, और अगर वो कहे कि उसने उसे नहीं मारा था तो ये भी झूठ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।